अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज C200 AMG 2022 मॉडल। ये मर्सिडीज C क्लास की लेटेस्ट शेप है और 5th जनरेशन है और ये शेप पाकिस्तान आपको भी बहुत कम नजर आएगी। ये काफ़ी हद तक नई S क्लास में मिलती जुलती है, लुक्स के लिहाज से भी और फीचर्स के लिहाज से भी। फीचर्स इस तरह से कि इसमें हेडअप डिस्प्ले आता है, 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील आता है, पावर टेल गेट आता है और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि पहले आपको C क्लास में देखने को नहीं मिलती थी, जैसा कि 4 व्हील स्टीयरिंग। ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में और ये गाड़ी क्वालिटी के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। इसमें सब कुछ काफ़ी स्लीक, शार्प और डिसेंट सा है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो ये गाड़ी 22 मॉडल है, AMG प्रीमियम पैकेज है, 24 इंपोर्ट है और इसकी डिमांड 3,35,00,000 रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टिंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great C class and today I'm going to review it. Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मेरे ख्याल से पिछली C क्लास से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इस पर हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये गाड़ी अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। ये गाड़ी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मर्सिडीज की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है। अगर आप E क्लास देखें 2021-22 वाली तो उसकी हेडलाइट्स ऐसी हैं, लेकिन अगर आप S क्लास देखें तो उसका बैक ऐसा है और इंटीरियर काफ़ी हद तक इसका नई वाली S क्लास से मिलता जुलता है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टुगेदर एक नई चीज़ है और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है। इसमें एक मेजर जो लोगों की तरफ से इस पर क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि इसमें जो C63 वर्जन आता है, C63S, वो गाड़ी सिर्फ 2000 सीसी 4 सिलेंडर है, जबकि पहले C63 वाली कार V8 आती थी 4000 या 6300 सीसी। तो इसमें सिर्फ वो गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई है और उसकी सेल्स नियर टू ज़ीरो हैं, लेकिन इसकी सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी। इससे पहले भी मैंने कार का रिव्यू किया हुआ है, ब्लैक कलर में, ये वाइट कलर में है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसका जो मर्सिडीज का लोगो है ये प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है। फिर इसके अलावा उसके ऊपर एक यहाँ पे कैमरा दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस है और उसकी वजह यह है क्योंकि ये एक एड ऑन फीचर है। ये गाड़ी ये स्टैंडर्ड ऑफर नहीं करती, ये चीज़ प्रीमियम पैकेज में आती है तो उस पर वो चीज़ ली गई है और एड ऑन वाली चीज़ों को शो ऑफ करने के लिए इसके कैमरे को इतना बड़ा रखा गया है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसका जो मर्सिडीज का लोगो है ये ग्रिल में दिया गया है। जो AMG कार्स नहीं होती उनमें यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार आता है ऊपर, और अगर आप इसकी ग्रिल पे गौर करें तो ये भी बेसिकली मर्सिडीज के लोगो हैं। दूसरे तो ये बेसिकली गैलेक्सी स्टार्स ही लगेंगे, लेकिन अगर आप इन पे गौर करें तो ये प्रॉपर 3 पॉइंट स्टार बने हुए हैं। बाकी AMG वाली कार्स की तरह इसकी फॉगलेंस वाला एरिया ब्लैक है और यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके साइड से बाहर करती है। फिर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है फ्रंट पे, यहाँ साइड तक, तो ये आपको साइड तक के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG वर्जन है तो इसके बोर्ड के अंदर ये हम्प्स भी दिए गए हैं जैसा कि मोस्टली AMG वाली कार्स में आते हैं। इसके अलावा वाइपर इसमें रेन सेंसिंग है, हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं, ऑटो ऑन ऑफ भी होती हैं। और इसके अलावा आप अगर इसकी हेडलाइट्स को ऑन करते हैं तो फिर ये प्रॉपर एक दफ़ा ना एक इफेक्ट सा देती हैं स्टार्टअप पे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। पहले C क्लास काफ़ी लग्जरियस और एलिगेंट सी होती थी, लेकिन इसमें एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा फोकस रखी गई है ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी AMG ट्रिम है। ट्रैक्टर इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट से कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसकी साइड स्कर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। सेम गोस फॉर रिम्स, इसके रिम्स भी काफ़ी हद तक E क्लास से मिलते जुलते दे दिए गए हैं। E क्लास में डिज़ाइन पैटर्न कुछ ऐसा ही है और इसमें एक जो स्पोक दी गई होती है दरमियान में होती है, इसकी उस स्पोक को ऊपर जाके जोड़ दिया गया है और इसकी लुक काफ़ी डिफरेंट सी है, मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर डिडक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं, ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा इनमें फिर 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है। तो यहाँ पे कैमरा दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का हर तरफ का व्यू देंगे। इसके अलावा विंडोज़ के आसपास इसकी एल्यूमिनियम की फ्रिल्स कंटिन्यू की गई हैं जो काफ़ी थिक हैं और इसमें एक चीज़ डिफरेंट कर दी गई है, अब वो है इसके डोर की साउंड। पहले आप C क्लास या E क्लास के डोर्स को बंद करते थे तो आपको बड़ी डिफरेंट सी साउंड आती थी लॉकिंग की, जो इसमें ख़त्म कर दी गई है। अब इसकी साउंड एक किसी भी डल डोर की तरह की है। मेरे ख्याल से पहले वाली साउंड थोड़ी सी बेहतर थी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है। ये गाड़ी सिविक के घंटे वगैरह जितनी है लेकिन हाइट के लिहाज से उनसे ज़्यादा लो है। तो पाकिस्तान में शायद आपको ये थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से इशू करे, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े से टायर बड़े लगा दें तो इसकी हाइट ऊपर हो जाएगी।
बाकी इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर्स में आती है, यानी कि मैं किसी भी डोर से इसको लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसमें डोर हैंडल्स के ऊपर क्रोम दिया गया है। विंडो इसमें बैक पे प्राइवेसी वाली आती है और इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। इसको आप अंदर से ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। और अगर बात की जाए इस वाले एंड की, तो यहाँ भी चीजें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। इस तरह से इसमें 4 व्हील स्टीयरिंग दिया गया है। अगर आप इसके अगले टायर को टर्न करेंगे तो इसके पिछले टायर भी टर्न होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये बेसिकली आपको इससे पहले एस क्लास में देखने को मिलती थी ये चीज़, अब इन छोटी छोटी क्लास में भी आने लग गई है। नई मोस्टली गाड़ियाँ ये चीज़ ऑफर कर रही हैं, नई क्राउन में ये चीज़ आती है और मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल फीचर है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम वाली कार है तो इसकी जो डिस्क हैं ये भी वेंटिलेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि सिंपल ब्रेक से थोड़ी सी बेहतर होती हैं और जल्दी ठंडा होने के लिहाज से बेहतर परफॉर्म करती हैं। बाकी इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट किसी भी लो कार की तरह है। अगर आप काफ़ी एजड है तो फिर आपको इसमें बैठना और निकलना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि ये काफ़ी लो है। और इसके अलावा फ्यूल डोर इसका राइट साइड पे दिया गया है। बाकी बैक पे पार्किंग सेंसर ये गाड़ी यहाँ साइड से ऑफर करती है और इसमें ये स्कूप्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली क्लोज ही हैं। एयर कंडक्ट्स ये फेक वेंट्स हैं जो कि AMG वाले बैच को जस्टिफाई करने के लिए इसमें दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी लिटरली एक मिनिएचर एस क्लास लगती है। टेल लाइट्स की काफी हद तक वैसी दे दी गई हैं जो ये काफी पॉइंटी सी हैं और इसमें ये लवा LED बार्स कंटिन्यू करते हैं जो कि एंड टू एंड तक जाते हैं। इसके अलावा रिवर्स और इंडिकेटर के लिए भी इसमें यही LEDs दी गई हैं और इसका डिजाइन मेरे ख्याल से काफी मजेदार है। C क्लास 2 सीरीज इन कार्स में जो टेल लाइट्स हैं काफी छोटी सी आती हैं। इवन अगर आप A3 या 4 भी देखें तो उनकी टेल लाइट्स भी काफी छोटी सी होती हैं। सेम गोज फॉर दिस कार। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे बहुत इक्विप्ड है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बहुत अजीब सी है और वो है इसके एग्जॉस्ट फैंस। ये AMG ट्रिम है, C200 है, बेसिक कार भी नहीं है और प्रीमियम पैकेज भी है, बट स्टिल इसमें एग्जॉस्ट टिप्स जो हैं ये फेक दी गई हैं। इनमें असल एग्जॉस्ट आते नहीं हैं, ये आगे बंद ही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे असल एग्जॉस्ट आते तो बहुत बेहतर था, पहले आते थे। इसके अलावा ये गाड़ी पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है बैक पे, क्योंकि AMG ट्रिम है तो यहाँ पे ये फेक एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इसकी ट्रंक की, तो ट्रंक कैपेसिटी भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं और नीचे के लिड को उठा के आप इस गाड़ी का एक स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, इसमें टूल किट आती है। रियर बेंचेस के फोल्डेबल हैं 60-40 के स्प्लिट के साथ, जिनको फोल्ड करके मैं इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। बाकी ट्रंक के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है। बंद इसको मैं इलेक्ट्रॉनिकली करूँगा लाइक दिस। रियर बेंचेस को फोल्ड करने के लिए अंदर इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं जहाँ से मैं उनको अनलॉक करके ड्रॉप कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे गाड़ी ब्रेक लैंप ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। ये गाड़ी क्योंकि प्रीमियम पैकेज है तो इसका इंटीरियर रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आया हुआ है और AMG ट्रिम के साथ भी काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील भी AMG वाला है। अगर आप E क्लास देखें इससे पहले वाली, तो उसमें भी E में स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसे ही दिया गया था। सेम गोज फॉर दिस कार। ये स्टीयरिंग व्हील 6 स्पोक है और इसमें लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं ये इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के हैं। यहाँ से मैं इसकी डिफरेंट साइड डिस्ट्रीब्यूशन नेविगेट कर सकता हूँ और ये बटन जो हैं ये मोस्टली टच में हैं और नीचे मल्टीमीडिया के बटन दिए गए हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से मैं इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव आता है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के हिसाब से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी। इसके अलावा नीचे 2 स्पोक्स दी गई हैं और ये स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है, यानी कि नीचे से फ्लैट आता है AMG वाली कार में। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के गेयर सेलेक्टर की, तो ये गेयर सेलेक्टर स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है और मर्सिडीज में काफ़ी पहले से यहीं पे आ रहा है। इसको बेसिकली कॉलम शिफ्ट कहते हैं और ये कॉलम शिफ्ट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। इसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि एक तो ये सेंटर वाला एरिया से काफ़ी क्लीन हो जाता है और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप इसको वन हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कि अगर मैं इसको डी में किया है तो मैं स्टीयरिंग घुमाऊँगा, गाड़ी आगे करूँगा, रिवर्स करना है यहीं से रिवर्स भी कर ली, तो ये सारे काम मैं एक स्टीयरिंग मोड़ते हुए कर सकता हूँ काफ़ी ईजीली। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत यूजफुल इंटीग्रेशन है गेयर सेलेक्टर की। लेकिन इसकी जो फील है ये कोई खास प्रीमियम नहीं है। इसका जो सारी ग्रिप है बैक वाला एरिया ये बिल्कुल चीप प्लास्टिक का है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। पहले वाली गाड़ियों में ये बहुत बेहतर आते थे, बट इसको बिल्कुल अब चीप आउट कर दिया गया है। लेफ्ट पे इसके ये विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं और इंडिकेटर का कंट्रोल दिया गया है। हेडलाइट के कंट्रोल इसके यहाँ स्टीयरिंग के राइट साइड पे आते हैं पीछे, हर मर्सिडीज की तरह। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये बेसिकली काफ़ी बड़ी सारी हाई डेफिनेशन स्क्रीन है। इसको काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राइट फोकस के कंट्रोल से मैं इसके बीच में नेविगेट कर सकता हूँ इस तरह से। और इसके अलावा इसके बहुत सारे डिफरेंट डिस्प्लेस हैं। अगर मैं इसको अंडरस्टैंडेड रखना चाहता हूँ तो ये भी रख सकता हूँ। अभी बिल्कुल सिंपल सी है और पूरी गाड़ी की थीम कुछ ऐसी ही हो गई है। अगर मैं इसको स्पोर्टियर से करना चाहता हूँ तो फिर एक ये स्पोर्ट मोड है और स्पोर्ट मोड के साथ पूरी गाड़ी की थीम चेंज होती है। अभी डिस्प्ले तो चेंज हुआ है, लेकिन साथ इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी चेंज हो गई है, मल्टीमीडिया स्क्रीन भी चेंज हो गई है इस तरह से। और इसके अलावा इसका हेडअप डिस्प्ले भी इसके साथ एडजस्ट करता है इस तरह से, तो इसकी भी थीम चेंज होती है।
ये डिस्प्ले मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है लुक्स के लिहाज से, और उसके अलावा इसके अंदर क्या कंटेंट डिस्प्ले होगा आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर आप यहाँ पूरा मैप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी हाई डेफिनेशन है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाती है जो कि यूजुअली हर कार में आती होती हैं। ये वीडियो बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक स्ट्रेट टैबलेट है, स्लैब है जो कि स्ट्रेट खड़ा हुआ है और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। उससे पीछे पर इसका काफ़ी मैसिव हेडअप डिस्प्ले दिया गया है। इसकी हाउसिंग लिटरली मीटर जितनी है और इतना बड़ा हेडअप डिस्प्ले इससे पहले मैंने BMW i7 में देखा है। i7 या iX का हेडअप डिस्प्ले इतना ही मैसिव था, सेम गोस फॉर दिस कार, और ये बहुत हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। इसकी मैं थीम्स को, बॉर्ड्स को, गेजेस को, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अपने लिहाज से चेंज कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये डैशबोर्ड भी बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में है। ये पूरा ही लेदर के फिनिश में है। सेंटर में इसके 3 एयर वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड में भी गाड़ी टोटल 5 एयर वेंट्स ऑफर करती है। इन सारे एयर वेंट्स के अंदर एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं और मैं इनके कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। ये एयर वेंट्स टर्बाइन डिजाइन में है और इनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। उससे नीचे इसकी MBUX स्क्रीन दी गई है। ये भी बेसिकली काफी बड़ा सारा टैबलेट है जो कि डैशबोर्ड के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। और अगर बात की जाए इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन की तो इसको मर्सिडीज MBUX कहता है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें यहाँ पे फिक्स दिया गया है जिसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये ऑल टाइम आपको विजिबल होगा। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स दी गई हैं, ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग अलग। और अगर बात की जाए इसकी स्क्रीन की तो ये भी फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा एडवांस है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें तो आती ही हैं, लेकिन यहाँ से आप इस गाड़ी के सारे फीचर्स को ऑन ही ऑफ कर सकते हैं। हेडअप डिस्प्ले में यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इसको चेंज कर सकता हूँ और इसके अलावा गाड़ी के फीचर्स को भी यहीं से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे इसका मैप आ रहा है बेसिकली, जिसको मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। और बाकी होम पे जाके मैं अगर कंफर्ट में जाता हूँ, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पे, तो यहाँ पे इसकी एम्बिएंट लाइटिंग की सेटिंग्स दी गई हैं। एम्बिएंट लाइट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेबल आती हैं। इसके मैं कलर्स को अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ और इनकी ब्राइटनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, लाइक दिस। फिर यहाँ पे इफेक्ट्स दिए गए हैं वार्निंग व्हेन एग्जिट के। ये बेसिकली अगर आप डोर खोलते हैं तो ये फ्लैश करता है रेड कलर की लाइट, ताकि पिछले आने वाले लोगों को पता लगे कि यहाँ पे किसी गाड़ी का डोर खुला हुआ है। फिर क्लाइमेट कंट्रोल के साथ भी ये लाइट्स एडजस्ट होती हैं। अगर मैं इसका टेम्परेचर रेस करूँगा तो ये रेड होंगी, लाइक दिस। अगर मैं कोल्ड करूँगा तो ये ब्लू होंगी, इस तरह से। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एडजस्ट हो रही हैं। फिर इसके अलावा मल्टी कलर एनिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं सीट पे चाहता हूँ तो फिर सीट की भी बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें सीट्स के अंदर मसाजर भी आता है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में। फिर इस मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। इन फिजिकल बटन्स की जो प्रेजेंटेशन है ये देखने में तो अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी फ्लिमजी से हैं। अगर मैं इनको हिलाता हूँ तो ये प्रॉपर हिलते हैं और ये किसी चीज़ सी कार का कंट्रोल लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर हो सकता था। सबसे लेफ्ट पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स हैं वो हैं इको, कंफर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और फिर इंडिविजुअल। और इसके साथ यहाँ पे फिर इसके पार्किंग सेंस का और 360 डिग्री कैमरास का कंट्रोल दिया गया है। कैमरा सेटअप ये गाड़ी 360 ऑफर करती है और उसके बीच में यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ इस तरह से। इसके अलावा फिर साथ यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है। ये भी मेरे ख्याल से बड़ा अजीब सा है। पहले सिर्फ हेडलाइट वाला साइन ब्लिंक करता था, अब इस कार में पूरा ही बटन ही ब्लिंक करता है और हेडलाइट का साइन बेसिकली इसके ऊपर चिपकाया हुआ है। साथ पे बेसिकली एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर बेसिकली आपकी प्रोफाइल को स्टोर कर लेता है और मैं जब भी यहाँ बैठ के अपनी फिंगर लगाऊंगा तो ये गाड़ी मेरे हिसाब से सारी सेटिंग्स को एडजस्ट कर देगी। ये अगेन एक बहुत यूजफुल चीज़ है। फिर इसके अलावा यहाँ पे सारा इसका वॉल्यूम रॉकर दिया गया है। ये बेसिकली एक स्लाइडर है, इसको मैं स्लाइड करके वॉल्यूम अप या डाउन कर सकता हूँ और ऐसा नहीं है कि इसको बहुत सारा स्लाइड करना पड़ेगा। इसको मैं टोटल 2 बार स्लाइड करने से इसका वॉल्यूम फुल कर सकता हूँ, 2 बार बैक करने से फुल से इसको बिल्कुल 0 पे ले जा सकता हूँ। और बाकी इसके आसपास वाला सारा एरिया जो है ये टेक्सचर्ड पैटर्न है। सारा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने में तो बेसिकली ऐसा लगता है कि इसका रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये रोटेट होता नहीं है, ये फिक्स ही है। उससे नीचे इसका फिर ये इको वाइंडिंग ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है और मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे इसका ये कप होल्डर्स वाला एरिया दिया गया है। ये टोटल 2 कप होल्डर्स ऑफर करती है और इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से खुला या तंग भी कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। मैं कोई वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन यहाँ प्लेस करूँगा तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे इसका प्रॉपर एक कूलर भी दिया गया है। अगर आपका फ़ोन काफ़ी गर्म हो रहा है तो नीचे इसके एक ट्रे दी गई है और उस ट्रे में प्रॉपर एयर वेंट है, जहाँ से गाड़ी उसके अंदर हवा थ्रो करती रहेगी और फ़ोन ठंडा रहेगा। ये बेसिकली एक अलग से जगह दी गई है और यहाँ पे आप फ़ोन रख के इसको अगर बंद कर देंगे इसकी लिड को तो फ़ोन आपका पड़ा होगा अंदर ही, और अगर वो गर्म हो रहा है और ओवर हीट हो रहा है तो फिर वो फट भी सकता है। तो बेसिकली उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर एक वेंट दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक C2C पावर आउटलेट भी दिया गया है। उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में है, रेड और ब्लैक के। ये सीट्स
लेदर की हैं, इसमें एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारी आती हैं और इसका जो एडजस्टर है ये दोनों ही डोर्स में दिया गया है। इसके जो एडजस्टर हैं ये भी काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पहले वाली कार, ये मूव नहीं करते। अब इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह से हिले बगैर वहीं पे ही सीट को एडजस्ट करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैं हेडरेस्ट को ऊपर की तरफ करूँगा तो ये इसका सेलेक्टर जो है मूव नहीं हुआ, लेकिन मेरा हेडरेस्ट ऊपर जा रहा है। फिर इसी तरह मैंने अगर आगे पीछे करना है तो वो भी मैं इसको मूव किए बगैर कर सकता हूँ। इसके सारे कंट्रोल स्टैटिक हैं। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट हीटेड आती हैं। वेंटिलेटर वाला ऑप्शन ऑफर होता है लेकिन इसमें लिया नहीं गया। बाकी इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट में मेरिट फंक्शंस दिए गए हैं। डोर एंड लॉकर्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं और इसका पूरा एरिया ही ग्लो करता है। इसके आसपास भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी जो विंडोज कंट्रोल हैं ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका ग्रैब हैंडल भी यही है। इसको मैं यहीं से ही ग्रैब करके ओपन या क्लोज कर सकता हूँ इसके डोर को, और इसकी फील भी काफ़ी मज़ेदार है। सारी विंडोज सिंगल टैप वाली हैं और ये विंडोज हैं भी डबल ग्लेज, यानी कि थिकनेस के लिहाज से ये आम गाड़ी की विंडोज से डबल हैं, तो बाहर का नॉइज़ ही काफ़ी हद तक गाड़ी के अंदर कम कर देती हैं। फिर इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ। ये साइड मिरर ऑटो डिमिंग वाले भी हैं, यानी कि अगर पीछे से तेज़ लाइट्स आएंगी तो ये डिम हो जाएंगे। इसके अलावा साउंड सिस्टम ये गाड़ी बर्मेस्टर को ऑफर करती है। वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं और इनमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है इस तरह से। बाकी एयरबैग का टोटल 10 ऑफर करती है और इसमें फिर सेंटर में ये रेडमी मिरर दिया गया है जो कि अगेन ऑटो डिमिंग वाला है। फिर उससे पीछे इसकी ये कैबिन लाइट्स दी गई हैं जिनको आप टच से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक नीट इंटीग्रेशन है। और इसके अलावा इसका जो पैनोरामिक रूफ का ओपनर है ये भी स्लाइडर वाला है। इसको मैं स्लाइड करके इसकी सनरूफ को ओपन या क्लोज कर सकता हूँ इस तरह से। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे बस ठीक है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे बिल्कुल पूरा है, लेकिन हेडरूम का कोई खास इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नॉर्मल हाइट के लोग बैठ सकते हैं 5'7", 5'8" के, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ 6 फुट प्लस का बंदा बैठ गया तो उसको बैठने में मुश्किल होगी। बाकी इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली आ सकते हैं, 3 लोग बैठना चाहें तो बैठ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि तो इसमें सीट सेंटर से रेस है और इसमें बैक पे काफ़ी बड़ा हम्प आता है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पाँव रखने में भी मुश्किल होगी और बैठने में भी। तो ये गाड़ी बैक पे बेसिकली 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये बैक पे डिसेंट दिए गए हैं इस तरह से कि इसमें 2 एयर वेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, ड्रॉर्स आती हैं, सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के मैं इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं एक बार दबाऊंगा तो एक पेन होल्डर निकलेगा, दूसरी बार दबाऊंगा तो फिर कप होल्डर्स निकलेंगे लाइक दिस, और इसको मैं आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा बैक पे इसमें 3 हेडरेस्ट आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, सीट बेल्ट आती हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं, स्पीकर बैक पे बर्मेस्टर के दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा ग्रैब हैंडल्स भी बैक पे फ्रंट की तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं, क्यूट से। बाकी ऊपर यहाँ पे इसकी ये पैनोरामिक रूफ दी गई है। कैबिन लाइट्स इसकी एलईडी में आती हैं जिनको मैं इस तरह से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 2000 सीसी ऑफर करती है। ये C200 है, इसमें इंजन 2.0 है और ये इनलाइन 4 सिलेंडर है। इस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए इसमें इंजन के हुड के ऊपर ही प्रॉपर 4 लाइन्स दी गई हैं और इसके अलावा साइज के लिहाज से इंजन काफ़ी मैसिव है और बिल्कुल नई जनरेशन है। सी क्लास में पहले यह था कि बहुत सारे इंजन कैरी फॉरवर्ड किए जाते थे, बट इस कार में ये टोटली एक न्यू यूनिट है और ये गाड़ी 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 2.0 टर्बोचार्ज 187 हॉर्स पावर, तो ये इस साइज के लिहाज से काफ़ी अच्छा फिगर है। इससे पहले वाली सी क्लास पावर के लिहाज से इससे काफ़ी स्लो थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये फिगर्स बेसिकली 2500 या 3000 सीसी गाड़ियों के होते हैं जो कि D7 के सेडान्स होती हैं। साइज के लिहाज से इससे बड़ी होती हैं। तो ये गाड़ी को पावर के लिहाज से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि टर्बो चार्ज है तो इसके टर्बो चार्जर की साउंड भी आती है प्रॉपर। अगर आप इसको एक्सेलरेट करें तो इसके टर्बो का प्रॉपर आपको एक स्पूल सुनाई देगा, लाइक करके एक प्रॉपर सा, जो कि पहले किसी मर्सिडीज में नहीं था। ये साउंड भी मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ये गाड़ी 2.0 होते हुए भी बैक पे एग्जॉस्ट एक ही ऑफर करती है और इसकी जो बैक पे 2 एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं ये बेसिकली फेक हैं, फंक्शनल नहीं है। एग्जॉस्ट इसका एक ही आता है। बाकी ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक ही आती है। ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये आपको तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि डिसेंट है बॉडी साइज के लिहाज से। बाकी इसका इंजन पे काफ़ी टाइटली पैक्ड है, ऊपर इसमें इंसुलेशन दी गई है 2 तरह की, और इसके अलावा इसका बोनट ओपन हाइड्रोलिक से होता है, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है सी क्लास, फ्रंट पे ये है 225, 45 और 18, और बैक पे है 245 और बैक पे है 245, 40 और 18। इसमें टायर स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले टायर कम चौड़े हैं, पिछले टायर ज़्यादा चौड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है। इंजन की सारी पावर बैक पे जाती है, तो उस पावर को अकोमोडेट करने के लिए पिछले टायरों को बड़ा रखा गया है और बैक से बड़े टायर लगते भी अच्छे हैं। तो बाकी ये रिम्स AMG वाले हैं और मैं एक काफ़ी बड़ा सारा
एक ग्रे कलर का एरिया दे दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी लुक थोड़ी छोटी आती है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकते थे, बट खैर ये रिम है नए, और नई मोस्टली कार्स में आपको ऐसे रिम नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बाकी ये गाड़ी क्योंकि एमसी ट्रिम है तो इसमें फिर डिस्क भी वेंटिलेटेड आती हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि ब्रेक को जल्दी ठंडा होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फिर इसके ब्रेक कैलिपर के ऊपर ये मर्सिडीज बेंज की बैजिंग दी गई है। हाइट के लिहाज से गाड़ी काफ़ी लो है। टायर और बॉडी में बेसिकली सिर्फ 2 से 3 उंगलियों का फ़र्क है। लोग गाड़ियाँ ड्रॉप करवा के इतना नीचे करवाते हैं, ये गाड़ी कंपनी से इतना नीचे आती है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।